क्या होता है हमारा, बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रोग्राम, हमारी कंपाइलेशन स्टार्ट होने से पहले हम कुछ कमांड देते हैं फॉर द प्री प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट. सो इफ़ वी कंसिडर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम, हम सोर्स कोड लिखते हैं अपने एडिटर और IDE पे. नाउ दैट सोर्स कोड इट गोज थ्रू फर्स्ट थ्रू द प्री प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर में क्या होता है, जो भी हमारी प्री प्रोसेसिंग कमांड होती है, अभी तक हम कौन सा यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड, टू इंक्लूड द हेडर फाइल, दैट इज़ अ प्री प्रोसेसिंग कमांड. सो दैट कमांड इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट ऑफ ऑल. वो फाइल्स, हेडर फाइल्स आपकी जो प्रोग्राम है, सोर्स कोड है, उससे लिंक होते हैं. देन द वर्क ऑफ कंपाइलर बिगिंस. सो apart from hash include there are some more pre-processing commands also जो compilation से पहले execute होंगी. then जब वो लिंक हो जाएंगी आपकी फाइल से, तब कंपाइलर अपना काम begin करता है. now in the compiler object files are created and those object files, एक तो pre-processing command के थ्रू जो आपकी header file लिंक हुई है, and the object file created. तो लिंकर की हेल्प से क्या होता है, ये फाइल्स आपकी एक एग्जीक्यूटेबल कोड में कंबाइन हो जाती है एंड दैट एग्जीक्यूटेबल कोड इज अपलोडेड टू द CPU और RAM थ्रू द लोडर. सो 5 स्टेप आपके हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द सोर्स कोड, देन प्री प्रोसेस होता है वो कोड, देन कंपाइल होता है वो कोड, एंड देन लिंक होती है जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल्स इन दोनों प्रोसेस से निकल के आई है. ये लिंक होके अब एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है एंड दैट इज लोडेड टू द मेन मेमोरी. आफ्टर दैट इट विल बी एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली. नाउ प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, बिफोर कंपाइलेशन ऑफ आवर प्रोग्राम इट इज प्री प्रोसेस्ड. दीज कमांड्स और डायरेक्टिव आर इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर कंपाइलेशन ऑफ आवर प्रोग्राम बिगिंस. यानी कि मेन फंक्शन पे जाने से पहले, उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने से पहले ये कमांड्स आपकी एग्जीक्यूट होती हैं. नाउ फॉलोइंग आर दी प्री प्रोसेसिंग कमांड जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग में. फर्स्ट इज फाइल इंक्लूजन, यानी कि अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए जो हम प्री प्रोसेसिंग कमांड लेते हैं. देन मैक्रो एक्सपेंशन, कंडीशन कंपाइलेशन, एंड देयर आर सम अदर्स मिसलेनियस डायरेक्टिव. सो एवरी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव बिगिन विद अ हैश सिंबल. हैश डिनोट्स प्री प्रोसेसर एंड उसके बाद हम जो लिखते हैं दैट इज द डायरेक्टिव टू द प्री प्रोसेसर. सो फर्स्ट इज फाइल इंक्लूजन. फाइल इंक्लूजन के लिए आपका डायरेक्टिव क्या होगा, हैश इंक्लूड. दिस इज द डायरेक्टिव. अब इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, कोई भी हेडर फाइल या दूसरी फाइल आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हो. सो व्हेन द प्री प्रोसेसर फाइंड्स एंड हैश इंक्लूड डायरेक्टिव, इट लिंक्स द एंटायर कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड हेडर फाइल टू योर प्रोग्राम. There are two ways to specify a file to be included. एक तरीका क्या है, विद इन डबल कोट्स आप फाइल को लिख सकते हो, एंड दूसरा तरीका विद इन एंगुलर ब्रैकेट यू कैन राइट द फाइल आफ्टर हैश इंक्लूड डायरेक्टिव. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ एक्सप्रेशन इज द प्लेसेस और द फोल्डर वेयर द कंपाइलर इज गोइंग टू लुक फॉर द फाइल. अब डबल कोट्स में जब हम फाइल को मेंशन कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा, first the file will be searched in the current directory या current folder. then उसके parent folder पे जाके search करेगा whether this file exists or not. then उसके parent folder पे. तो until we reach the file, या सारे folder जब तक आपके search नहीं हो जाते तब तक आपका preprocessor क्या करेगा, it will search for this file to be linked to your program. now second है आपका within angular bracket. जब हम फाइल को लिखते हैं, this only search within the current directory only, या within the current folder only, कि आपकी फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं. अगर करती है एग्जिस्ट आपके करंट फोल्डर में, देन इट इज इंक्लूडेड, इट इज लिंक टू योर सोर्स कोड, अदरवाइज इट वोंट बी लिंक टू योर सोर्स कोड. सेकेंड इज मैक्रो सब्सटीट्यूशन. सो मैक्रो सब्सटीट्यूशन क्या होता है, हमारा डायरेक्टिव इसके लिए क्या यूज होगा, हैश डिफाइन. So we can define a constant or a identifier with a certain value in our program. Macro is used to define an identifier in a program with predefined value. तो कुछ values हमारी ऐसी होती हैं जो हमें already पता होती हैं हमारे प्रोग्राम में जो यूज होंगे, लाइक कॉन्स्टेंट्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज 3.14. सो वी कैन डिक्लेयर अ मैक्रो फॉर इट, ताकि जहाँ पे भी हमें पाई को यूज करना हो
हम उस कांस्टेंट को वहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लें. सो सिंटेक्स क्या होगा, फर्स्ट वी राइट द डायरेक्टिव दैट इज हैश डिफाइन, देन द टेम्पलेट या आइडेंटिफायर का नाम जो आप मैक्रो का नाम लिखना चाहते हो, देन इट्स डेफिनेशन यानी कि इसके क्या एक्सप्रेशन आप लिखना चाहते हो इसकी जगह. सो व्हाट इट डज, when the preprocessor encounters this directive, it replaces any occurrence of macro template in the rest of the code by macro definition. यानी कि ये जो आपने macro template लिखा हुआ है प्रोग्राम में, जहाँ कहीं भी ये एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे उस नाम की जगह उसकी डेफिनेशन रिप्लेस हो जाएगी. सो इट इज़ नॉट अ वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं होता, बस इसमें क्या होता है आपका एक एक्सप्रेशन कॉपी हो जाएगा एक नाम की जगह, एंड दैट इज कैलकुलेटेड व्हेन कंपाइलेशन बिगिंस. So when the preprocessor encounters this directive, it replaces any occurrence of macro template in the rest of the code by macro definition. This replacement can be an expression, a statement, a block or simply constant value. So example क्या है, hash define, ये तो हमारा डायरेक्टिव है. पाई नाम का मैंने एक मैक्रो लिखा हुआ है. So this is the template एंड 3.14 उसकी डेफिनेशन है, यानी कि पाई हमारे प्रोग्राम में जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगी, वैल्यू 3.14. एक एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस सी एन एग्जाम्पल. सो बिफोर मूविंग टू द एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस अबाउट मैक्रो सब्स्टिट्यूशन. अ मैक्रो एंड वेरिएबल आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. वेरिएबल्स को क्या होता है, एक मेमोरी एलोकेशन दी होती है एंड उसका एक डेटा टाइप होता है, बट मैक्रो का क्या होता है, मैक्रो की ना डेटा टाइप होता है ना ही उसको मेमोरी अवेलेबल होती है. इट्स जस्ट अ एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर सर्टेन नेम which will be replaced wherever that name exists in your program. So there are three type of macro substitution: simple macro, argumented macro and nested macro. So let us consider the first type, that is simple macro. तो simple macro में हमने क्या करा, एरिया हमने कैलकुलेट करा है by defining a macro pi with value 3.14. एक बार इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड करी है. प्री प्रोसेसर पहले काम करेगा, तो प्री प्रोसेसर ने पहले ये फाइल इंक्लूड कर ली, तब प्री प्रोसेसर ढूंढेगा कोई और प्री प्रोसेसिंग कमांड तो नहीं है, तो यहाँ पे हैश डिफाइन एक कमांड है. डिफाइन करना है हमें पाई नाम का मैक्रो विद वैल्यू 3.14. अब प्री प्रोसेसर क्या करेगा, ढूंढेगा पाई नाम का मैक्रो प्रोग्राम में कहाँ लिखा है. इट्स रिटन हेयर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी ये एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे ये वैल्यू 3.14 आपकी रिप्लेस हो जाएगी. नाउ आफ्टर दैट नो अदर प्री प्रोसेसिंग कमांड इज देयर, सो नाउ कंपाइलेशन विल बिगिन. कंपाइलेशन स्टार्ट होगी मेन से. तो मेन में सबसे पहले लिखा हुआ है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन ए और जेड का. ए में वैल्यू हमने पुट करी है 1. देन सेकेंड थिंग इज जेड इक्वल टू, यहाँ पे पाई की जगह वैल्यू क्या आ गई थी प्री प्रोसेसर से 3.14, तो कंपाइलर विल रीड इट लाइक जेड इक्वल टू 3.14 इंटू ए. कंपाइलर विल रीड 3.14 इंटू ए. सो उसके लिए एक्सप्रेशन में पाई नाम का मैक्रो नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू होगी जो रिप्लेस कर दी गई है यहाँ पे मैक्रो डेफिनेशन से. नाउ एन आउटपुट ऑफ फ्लोट वैल्यू विल बी प्रिंटेड. एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सो इफ वी एग्जीक्यूट दिस, आपका यहाँ पे आउटपुट क्या आया 3.14000. नाउ बिकॉज ऑफ फ्लोट वैल्यू, ए की वैल्यू 1 थी तो 3.14 इंटू 1 यहाँ पे वही आउटपुट आपका प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट इज मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट. सो जैसे हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, वैसे हम मैक्रो में भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं. लाइक इफ वी डिफाइन फॉर फाइंडिंग द एरिया, I have passed the value x एंड यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ x.
दैट इज x इंटू एक्स इंटू 3.14. नाउ क्या होगा, जैसी कंपाइलेशन आपकी आप स्टार्ट करोगे तो तुरंत क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्रोसेसिंग विल बिगिन. सो प्री प्रोसेसर सबसे पहले देखेगा यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h. So standard input output header file will be linked to your file. Then the second pre-processing command is to define a macro named area, जिसमें हम x की टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. सो एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे x मैंने विद इन पेरेंथेसिस लिखा है. नाउ दैट एक्सप्रेशन इज x इंटू एक्स इंटू एक्स x into x into 3.14. This expression will be replaced wherever this macro area of x is written. तो यहाँ पे प्रोग्राम में ये सर्च करेगा कि एरिया कहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे एरिया और हमारे प्रोग्राम में जो वेरिएबल a यूज़ करा गया है उसकी टर्म्स से यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैक्रो. सो इन टर्म्स ऑफ दिस a वेरिएबल नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी कॉपीड. तो यहाँ पे क्या कॉपी होगा, कंपाइलर विल रीड इट एज a इंटू a इंटू 3.14. सो जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा बाय द प्री प्रोसेसर. नाउ कोई और फर्दर आपकी प्री प्रोसेसिंग कमांड नहीं बची है. नाउ इट विल बी हैंड ओवर टू द कंपाइलर for processing. So compiler will first read this statement, that is the declaration of variables, and then it will read z equal to a into 3.14. अब उसके हिसाब से आपका यहाँ पे आंसर जो भी होगा कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो जाएगा. Now let us execute this and see कि आपका आंसर क्या आएगा. So if I have put the value of a1, so 1 into 1 into 3.14 आंसर आएगा 3.140000 because it's a float value. तो up to 6 decimal places यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा. Now third is nested macro. So we can use a macro within another macro. तो एक मैक्रो को हम यूज कर सकते हैं किसी और मैक्रो की डेफिनेशन में, बट फर्स्ट जो मैक्रो हम यूज करने वाले हैं किसी और मैक्रो की डेफिनेशन में पहले हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है. सो इफ आई राइट दिस, हमें एरिया कैलकुलेट करना है एंड एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने दो मैक्रो यहाँ पे डिफाइन करे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिफाइंड पाई मैक्रो विद द एक्सप्रेशन 3.14 एंड देन आई हैव डिफाइंड एरिया मैक्रो with the expression x into pi. So first of all preprocessor will read this hash define pi with the expression 3.14. तो ढूंढेगा वो pi कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ pi इज इन द डेफिनेशन ऑफ एरिया. तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कितनी हो जाएगी, वैल्यू 3.14 will be replaced. अब उसके बाद ढूंढेगा आपका कंपाइलर कि कहीं प्री प्रोसेसर की कहीं और ये पाई नाम का मैक्रो एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है. सो इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर एल्स. तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा प्री प्रोसेसर. एक और आपका यहाँ पे मैक्रो डेफिनेशन है एरिया ऑफ एक्स और वो एक्सप्रेशन है x इंटू पाई. तो ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा विच विल बी a into 3.14. Now the compilation will begin. और compilation start होते ही पहले यहाँ पे आपका variable declaration, then this expression will be read as a into 3.14 and the output will be printed in terms of that value only. तो यहाँ पे a की value 1 हमने ली है, so again the output will be 3.140000 in terms of float value. Now next is your conditional compilation. So we can instruct the preprocessor to include or skip a part of code by conditional compilation. तो जैसे हम if else की हेल्प से कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल कंपाइलेशन की हेल्प से अ पार्ट ऑफ कोड को कंपाइल होने से
स्किप करा सकते हैं या इंक्लूड करा सकते हैं. सो इससे क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा कंपाइलेशन का, दैट विल बी डिक्रीज्ड. ओनली एंड ओनली दैट पार्ट ऑफ कोड जो आपकी कंडीशन में फिट बैठ रहा है, सिर्फ वही पार्ट ऑफ कोड आपका कंपाइलेशन के लिए जाएगा, बाकी पार्ट विल बी नॉट कंपाइल्ड. Execution of a block of code is skipped from compilation. So following are the conditional compilation directives. Hash if def, इससे क्या होता है, it checks whether the identifier is currently defined. Identifier कौन सा, macro. So macro identifier is currently defined अगर होता है तो आपका एग्जीक्यूशन होगा कोड का. Then hash if and def checks whether the identifier is not currently defined. So अगर मैंने मैक्रो के साथ इफ एंड डेफ लिखा हुआ है तो आपका कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो मैक्रो ना डिफाइन हो आपके प्रोग्राम में. देन हैश इफ चेक्स वेदर द मैक्रो एक्सप्रेशन इज ट्रू. यानी कि जैसे हम इफ के साथ कंडीशन लिखते हैं वैसे हम हैश इफ के साथ मैक्रो एक्सप्रेशन एक लिख सकते हैं जिसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. नाउ नेक्स्ट इज हैश एल्स. It is used when corresponding hash if या hash if def या hash if and def directive is false. तो else ब्लॉक को हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे अगर प्रीवियस कंडीशन हमारी ना ट्रू हो, ये जो हमने प्रीवियसली लिखी हुई है hash if def, if and def और hash if में, तो हम else ब्लॉक में अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं. देन hash elif. elif कैसे वर्क करता है, जस्ट लाइक else if स्टेटमेंट आप हैश elif लिख सकते हो. तो प्री प्रोसेसिंग कमांड अगर आप लिखोगे तो else if की जगह क्या लिखोगे, हैश elif. नाउ लास्ट इज हैश एंड इफ. आप अगर कोई कंडीशन स्टार्ट करोगे तो उसे एंड भी करना पड़ेगा टू डिनोट कि आप कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट उस कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं. सो वो एंड कैसे करेंगे आप, हैश एंड इफ से. सो इट एंड्स द स्कोप ऑफ हैश इफ डिफ, hash if and if and hash else और hash elif. एक एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले hash if def और hash if and def का एग्जाम्पल देखते हैं. So I'm taking this example. I've defined a macro pi with the value 3. नाउ यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिखी, हैश इफ डेफ के साथ इफ डिफाइंड पाई. तो यानी कि पाई नाम का मैक्रो अगर डिफाइंड है प्रोग्राम में, देन ओनली दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड जो हैश एंड डेफ से पहले और हैश इफ डेफ के अंदर लिखा हुआ है. नाउ इफ वी एग्जीक्यूट दिस, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 3.6 times 0. So first of all preprocessor will link this stdio.h, then preprocessor will define a macro pi with expression 3. तो pi नाम का मैक्रो जहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे कर रखा है एग्जिस्ट, तो यहाँ पे वैल्यू उसकी रिप्लेस हो जाएगी. देन नेक्स्ट अकरेंस ऑफ पाई इज हेयर, सो यहाँ पे भी वैल्यू आपकी रिप्लेस हो जाएगी 3. नाउ it will search, preprocessor will search next preprocessing command कौन सी है, तो that is hash if def. पाई नाम का मैक्रो अगर डिफाइंड है तो इस कोड को रन करो. एंड देन द लास्ट preprocessing command hash end if, यानी पुरानी जो कंडीशन थी that is ending here. तो कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से आप ब्लॉक नहीं क्रिएट करते हो preprocessing में, you created by hash end if denoting the end of condition and hash if def by opening the condition. Now इसके हिसाब से 1 into 1 into 3 यहाँ पे कैलकुलेट हुआ and 3 will be printed. Now next is have hash if and def the macro name. So अगर इस नाम का मैक्रो नहीं डिफाइंड होगा तो ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. So let me build this. So if I execute this, यहाँ पे क्या हुआ,
इफ एंड डेफ में क्या होता है, अगर इस नाम का मैक्रो नॉट डिफाइंड है देन ओनली दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, बिकॉज पाई नाम का यहाँ पे मैक्रो डिफाइंड था, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आपका नहीं प्रिंट हुआ. लेट मी चेंज दिस नाउ. अगर मैं यहाँ पे इफ एंड डेफ मैंने कोई और मैक्रो ले लिया, सपोज एम नाम का मैक्रो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, सो दिस कंडीशन विल नाउ बी ट्रू. हैश इफ नॉट डिफाइंड मैक्रो एम, अगर इस प्रोग्राम में मैक्रो एम नॉट डिफाइंड है तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा. नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस. नाउ जो आउटपुट आपने यहाँ पे प्रिंट कराया था दैट इज बीइंग प्रिंटेड. नाउ नेक्स्ट इज हैश इफ, हैश एल्स एंड हैश एलिफ. तो इफ की हेल्प से आप कंडीशन लिख सकते हो जो मैक्रो पे लिखी हो आपने. देन हैश एल्स की जगह अगर पुरानी कंडीशन ना ट्रू हो तो आप कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करोगे वो लिख सकते हैं. एंड हैश एलिफ वर्क्स द सेम एज एल्स इफ. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करा है, डिफाइन करा है एक p नाम का मैक्रो विद द एक्सप्रेशन 3. नाउ इफ आई पुट दिस हेयर, सबसे पहले p जहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे ये वैल्यू 3 प्रिंट हो जाए, रिप्लेस हो जाएगी. नाउ प्री प्रोसेसिंग कमांड नेक्स्ट कौन सी है, हैश इफ p इक्वल टू 2. ये एक्सप्रेशन क्या हुआ, 3 इक्वल टू 2, ये फॉल्स है, सो दिस कोड वोंट बी प्रिंटेड. सो अगली कंडीशन पे आपका प्री प्रोसेसर चेक करेगा, हैश एलिफ p इज लेस देन 5, तो 3 इज लेस देन 5, सो दिस कंडीशन इज ट्रू. तो इसके अंदर जो भी कोड है वो आप में प्रिंट होना चाहिए. एंड हैश एल्स, अगर पुरानी दो कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो हैश एल्स में जो आपने स्टेटमेंट लिखा है ECEB वो प्रिंट होगा. नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस, बिकॉज p की वैल्यू 3 है, सो इट फिट्स इनटू द एलिफ कंडीशन, so it will be executed. Let me execute this. So here it is printed hello, जो यहाँ पे elif में आपने print statement लिखा था. So all these condition you have to end it by hash endif. So apart from these there are some other miscellaneous or other pre-processing command also, that is hash undef and hash pragma. hash undef किस लिए होता है, to undefine a macro, and hash pragma is to execute functions before or after main. आपका compilation begin होता है main से और end भी होता है main पे ही. so वो flow हमें, अगर process flow हमें change करना है, we have to execute सम फंक्शन बिफोर मेन. आप चाहते हो कि कंपाइलेशन हमारा मेन से स्टार्ट ना हो कि किसी और फंक्शन से हो, तो हम हैश प्रैग्मा की हेल्प से ये पॉसिबल कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस हैश अनडेफ. तो अनडेफ से क्या होता है, आपका कोई भी मैक्रो जो आपने डिफाइन करा हो वो अनडिफाइंड हो जाता है. सो आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल, हैश डिफाइन पाई, मैंने एक डिफाइन करा पाई नाम का मैक्रो 3.14, उसमें मैंने एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर दी. नाउ दिस विल बी प्लेस्ड वेयर एवर दिस मैक्रो इज रिटन. सो पाई नाम का मैक्रो जहां भी लिखा होगा वहां पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी. नाउ अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेरा क्या है प्री प्रोसेसिंग का, हैश अनडेफ पाई. सो इट विल बी अनडिफाइंड, यानी कि जहां पे भी पाई नाम का मैक्रो था वहां से वो इरेज हो जाएगा. सो नाउ लेट अस सी कि आपका ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कैसे होता है. सो इट विल गिव एन एरर, और एरर क्या आएगी, सी पाई अनडिक्लेयर्ड. सो कंपाइलर को अब नहीं पता है कि हमारा ये जो पाई हमने लिखा हुआ है ये वेरिएबल है या मैक्रो है या क्या है, बिकॉज बिफोर यूजिंग इट वी हैव अनडिफाइंड दिस मैक्रो. सो वी हैव टू डिफाइन अगेन. अगर मुझे प्रोग्राम में कोई भी मैक्रो की वैल्यू चेंज करनी होगी, फर्स्ट
वी विल अनडिफाइन इट एंड देन डिफाइन इट अगेन. सो यहाँ पे मैं दोबारा से पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, सपोज 2. सो नाउ आवर आंसर विल बी बेस्ड ऑन दिस वैल्यू 2. क्यों? सबसे पहले पाई हमने डिफाइन करा विद वैल्यू 3.14. उसके बाद मैंने क्या एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग के लिए, आई हैव टू अनडिफाइंड पाई. तो यहाँ पे प्रीवियस जो वैल्यू रिप्लेस करी गई थी पाई की जगह वो इरेज हो जाएगी एंड दिस विल बी अनडिफाइंड. पाई नाम का मैक्रो अब हट जाएगा इस प्रोग्राम से. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या करा, आई हैव डिफाइंड अगेन पाई विद एक्सप्रेशन वैल्यू 2. तो अब पाई जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा वहाँ पे वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी 2. सो दिस विल बी रिप्लेस्ड by 2. So it will become 2 into a into a. Now let us execute this. So answer हमारा क्या आया 2.6 times 0. Next and last pre-processing command is hash pragma. तो hash pragma की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेन से पहले या मेन के बाद हम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करा सकते हैं. So for executing a function before main, the syntax is hash pragma startup the function name, and for executing after the main we have to write the syntax hash pragma exit the function name. So executes the function after main function. It issues a special command to the compiler for the process flow. We can decide the sequence of execution of functions before or after main. Now इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. So first of all I have written this function f1, f2 और main. ये तीन फंक्शन मैंने लिखे हुए अपने प्रोग्राम में. Now बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मुझे f1 फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो मैंने क्या लिखा हुआ है, हैश प्रैग्मा स्टार्टअप f1. सो आपका कंपाइलेशन बिगिन होगा f1 फंक्शन से. पहले प्रिंट होगा हेलो f1, देन इट विल गो टू मेन फंक्शन. पहले प्रिंट होगा हेलो f1, देन because of new line in next line now will be printed hello main, and after main now it will be printed hello f2 because हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हैश प्रैग्मा एग्जिट f2. तो यानी कि मेन फंक्शन के जब सारे स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे तो f2 पे आपका कंपाइलर जाएगा एंड इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट प्रेजेंट इन दिस. सो हेलो f2, ये आपका आउटपुट इस प्रोग्राम का आएगा. So hash pragma is not supported in all the compilers, so it may give some errors.